नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मुझे एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करनी है जो आपके और आपके बच्चों के खास तौर से शरीर के अंदर मौजूद है और वो पैदा होते ही बच्चों के इन्फेक्शन से, एलर्जी से युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन कभी भी उसको वो क्रेडिट नहीं मिलता है। और क्रेडिट या उसके बारे में ना जानने की वजह से वो क्रोध में आ सकता है, गुस्से में आ सकता है और फिर आपके या आपके बच्चे की खैर। हम एक ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू या कि एक डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल के बारे में आपने सबने सुना होगा। टॉन्सिल हमारे मुंह को खोलते हैं तो बड़े आराम से दिख जाते हैं, छोटी छोटी गांठें जो बाहर की तरफ होती हैं वो भी बड़े आराम से दिख जाती हैं। लेकिन एडिनॉइड्स एक वन ऑफ दोज टिश्यूज हैं जो बड़े ही स्ट्रेटेजी करके एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिन्हें देख पाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ उनका प्रेजेंस उनकी वजह से होने वाली दिक्कतों से ही मालूम पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एडिनॉइड्स होते क्या, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और अगर हम एडिनॉइड्स को देख नहीं सकते हैं तो फिर हम उसके बारे में जानना या पहचानने की भी कोशिश नहीं करते। इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है उन लोगों के लिए, है उन खास तौर से माँ बाप के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चे बार बार बीमार रहते हैं और उनको कोई खास किस्म से समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एडिनॉइड्स होते क्या हैं। ये एडिनॉइड्स एग्जैक्टली जहां हमारी नाक और गला मिलता है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो सीधे पीछे का जो हिस्सा है नाक का, वहां पे ये लिम्फॉइड टिश्यू होती है। अंगूर के गुच्छे के रूप में ये एक टिश्यू सा होता है। ये बड़ा ही कमाल का टिश्यू होता है। इसके अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं जो जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, ये उससे लड़ते हैं और उसे लड़ के भगा देते हैं। यही नहीं, ये एक और बड़ा खास काम करते हैं खास तौर से बच्चों में, कि ये उनके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स यानी कि इम्यूनिटी भी बना लेते हैं, क्योंकि ये कुछ साल तक ही आपके बच्चे में रहने वाले हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, खास तौर से 8-9 साल से ऊपर जाता है, तो ये अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि इनका कर्तव्य, इनका फर्ज खत्म होने लगता है। इनकी जो ड्यूटी थी आपके बच्चों में इम्यूनिटी बनाने की, वो खत्म होने लगती है। ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं ताकि दोबारा से वो इन्फेक्शन इनके जाने के बाद या इनके वीक होने के बाद आपकी बॉडी में आए तो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को पहले से ही मालूम हो कि इससे हमारे चौकीदार बचपन में लड़े थे और कैसे हराया था। तो वो इम्यूनिटी सिस्टम होता है जिसको ये डेवलप करते हैं, जिसके लिए ये एडिनॉइड्स इतने इंपॉर्टेंट। तो कमाल की बात है, ये अकेले काम नहीं करते हैं, इनके साथ इनके सारे दोस्त यार, इनका पूरा गैंग है। इस गैंग के 2 मेंबर्स को आप पहले से जानते हो, जो दोनों टॉन्सिल जो हमारे मुंह खोलते ही दिखते हैं। इसके अलावा जवान के पीछे कुछ लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, वो भी इनका इस युद्ध में सपोर्ट करते हैं। और फिर ये एडिनॉइड्स जिसके बारे में आज ये वीडियो आप पे समर्पित है, ये भी उसी गैंग का हिस्सा है। इन सबका कहीं ना कहीं रोल इसी युद्ध में है आपके बच्चे को भविष्य में बचाने के लिए। इसलिए अगर आपने शुरुआत में इस टिश्यू की इज्जत नहीं की, यू डिडंट पे योर रेस्पेक्ट, तो ये भी फिर गुस्से में आ जाए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? बुरे तो ये है नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लाइफस्टाइल में, प्रॉब्लम आ जाती है हमारे एक्सपोजर में। आजकल के ज़माने में इसका एक्सपोजर बढ़ गया है, यानी कि जो एक्सपोजर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये बढ़ गए। आजकल हम बच्चों को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करा रहे हैं तो उनका जो एलर्जी से कॉन्टैक्ट है वो बढ़ गया है। वेरियस काइंड ऑफ एलर्जीज हैं, वो बार बार आपके एडिनॉइड्स को एक्सपोज करती हैं, तो वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शंस आ जाता है। आजकल बच्चे बड़ी ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में उनका एक्सपोजर बढ़ गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मॉल में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, होटल में खाना खाने जा रहे हैं। 5 साल से छोटे बच्चे हर तरीके के एलर्जियन से एक्सपोज हैं। यही नहीं, वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे वो पैसिव स्मोक, हमारा देश है जहाँ पे सिगरेट पीने को एक स्टेटस माना जाता है, तम्बाकू सड़क पे खाना एक स्टेटस माना जाता है, तो वहाँ पे आपके बच्चों पे ये सारा का सारा लोड आ रहा है। आप किसी पिक्चर हॉल गए हो, किसी लोकल जगह पे गए हो, आप तो नहीं सिगरेट पी रहे हो, पर कोई दूसरा बंदा वहाँ पे स्मोक कर रहा है, वो पैसिव स्मोक आपका बच्चा सूंघ रहा है। अगर आप स्मोक कर रहे हो और आपका बच्चा घर पे है और उसके साथ स्मोक कर रहे हो, तो वो सारा का सारा जो लोड है ये हमारा प्राइमरी डिफेंस सिस्टम लेगा, यानी कि इन टॉन्सिल और एडिनॉइड्स पे ही पड़ेगा। ये अपना काम दिन रात थके थके करते रहेंगे और फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी, पक जाएंगे। और आप पूछोगे कि ऐसा क्या हो गया, बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक था। तो कहीं ना कहीं वो पैसिव स्मोक, पुअर जो हमारा ये एक एयर क्वालिटी है, हम धूल धक्कड़ जब हम ट्रैवल करते हैं तो इतना बच्चों में एक्सपोजर बढ़ गया है, वो एक कारण है। इसके अलावा हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अगर इंडोर एनवायरनमेंट है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, एयर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो भी ये एक कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं, इसलिए एडिनॉइड्स का
जो अब रेट है वो बढ़ गया है। अब बहुत सारे लोगों को पहले इसके बारे में नहीं मालूम था, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आइडिया है। पहले जब भी बच्चे को जुकाम होता था, खांसी जुकाम होता था, रिकरेंट इन्फेक्शन होता था, तो यूजुअली वो पीडियाट्रिक्स पे ही जाते थे। नाउ दे आर गेटिंग अवेयर, उन्हें समझ में आता है कि ये टॉन्सिल या एडिनॉइड्स का भी खेल हो सकता है। सो दे कम फॉर अ प्रॉपर चेकअप। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, अगर ये बड़े हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगी, और ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम एक गैस वर्क कर सकते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को कोई एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है और उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट करा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, एडिनॉइड्स अगर बड़े हो गए तो नाक से जो आपकी सांस जा रही है उसको रोक सकते हैं। बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, बच्चे की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वो शिकायत करेगा, सोते समय वो मुंह खोल लेगा, मुंह खोल के सांस लेगा, खर्राटे लेगा, बार बार साइनस के इन्फेक्शंस की शिकायत होगी, बार बार जुकाम हो जाएगा, 10-5 दिन 15-20 दिन बाद फिर बीमार पड़ जाएगा। कान में दर्द बता सकता है, कान में गुम्माहट बता सकता है कि कान गुम है, कान बह सकते हैं, लगातार उसके कान बह रहे हैं, दवाई देते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं और फिर से दिक्कत आ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे की पूरी तरीके से शैटर्ड हो सकती है, क्योंकि अगर वो जो खर्राटे वाली नींद होती है, जो मुंह खोल के सोने वाली नींद होती है, वो प्रॉपर नींद नहीं होती है, वो प्रॉपर नींद नहीं होती है, इसलिए वो दिन में भी थका हुआ रहेगा। ये एक इंडिकेशन होती है कि आपका बच्चा ढंग से खा नहीं रहा है, खाते खाते थक जाता है, वो बेसिकली उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो नींद में रहता है। ये भी एड ऑन फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके प्रॉपर डेंटिशन नहीं है। और बड़ी खास बात है, 3 साल 4 साल के बच्चों में एक चीज और मिल सकती है, स्पीच प्रॉब्लम। बच्चा थोड़ा नेजल टोनिंग से तुतला के, हकला के या फिर ऐसी आवाज में बोलता है, हरीनेस में बोलता है, बड़ी तेजी से अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता है। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो एडिनॉइड्स बहुत ज्यादा बड़े हैं या उन एडिनॉइड्स में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करा के एक चेकअप करा सकते हैं। अब कमाल की बात यह है कि फिर इनसे बचे कैसे। मैं पहले बता चुका हूं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो आपके हाथ में है, उनसे आप बच सकते हैं। दूसरा आता है वैक्सीनेशन वाला पॉइंट, कि एटलीस्ट जितने भी वैक्सीनेशन है, जो फ्लू की वैक्सीन लगती है, न्यूमोकोकल वायरस की वैक्सीन लगती है, आपके पॉक्स की वैक्सीन लगती हैं, आपके MMR की वैक्सीन लगती है, जो भी वैक्सीन हैं अपने पीडियाट्रिशियन से आप चेक करें, और अगर वैक्सीन कवर्ड नहीं हो रही हैं तो उसको कवर करें। जो ईयरली वैक्सीन हैं उन्हें ईयरली लगा के खत्म करें। तीसरी चीज जो आपके हाथ में अगर ऐसा है तो फिर आप उसका एक प्रॉपर चेकअप कराएं। बड़ा आसान है, एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर डॉक्टर को आपके लगता है, PNT डॉक्टर को लगता है या पीडियाट्रिशियन को लगता है, वो एक्सरे आपको एडवाइस किया जा सकता है। और अगर एक्सरे में आता है तो फिर एक एंडोस्कोपी करके उसको कंफर्म किया जा सकता है कि वो रियल लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। वो एंडोस्कोपी भी आजकल ईजिली अवेलेबल है, वो भी आप करा सकते हैं। यदि एडिनॉइड्स नॉर्मल हैं, यदि एडिनॉइड्स कंट्रोलेबल हैं, तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। अधिकतर 80% केसेस में वो स्प्रेज, एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट पे कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो मेडिकली फेल ट्रीटमेंट है तो बड़ी सिंपल सर्जरी होती है और उससे उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और सर्जरीज कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता, बड़े आराम से वो सर्जरी की जा सकती है। अगर बच्चे को ये बार बार एलर्जी से होता है तो एलर्जी टेस्टिंग आप करा सकते हो, उसका पूरा एलर्जी प्रोफाइल करा सकते हो, और उसको जिस भी एलर्जी से आता है, पॉलन से आता है, डस्ट से आता है, वेरियस अमाउंट ऑफ एलर्जीज हैं, वो भी टेस्ट आजकल अवेलेबल हैं। अगर आपके शहर में स्किन प्रिक टेस्टिंग अवेलेबल है तो 100% उसके लिए जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव है और वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आपको उसके बारे में नहीं है, तो आप ब्लड टेस्ट के थ्रू भी करा सकते हो। हालांकि वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है, थोड़ी फॉल्स रीडिंग के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो। और उसके बाद जो एलर्जेंस हैं उसके इम्यूनोथेरेपी, वैक्सीन वगैरह भी साथ में चला सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एडिनॉइड्स आर जस्ट लाइक टॉन्सिल्स, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उसको पहुँचना या देखना सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पे, खास तौर से 5 साल से छोटे बच्चों पे प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, और 5 साल से 8 साल के बच्चे जिनका स्कूल में मन नहीं लग रहा है, बार बार बीमार हो रहे हैं, उनकी डायग्नोसिस पे ध्यान दें। धन्यवाद।